नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और आज बात करेंगे उपचुनाव के आए परिणामों के नतीजों की। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के परिणाम आए। नतीजे हालांकि चौंकाने वाले नहीं हैं, लेकिन छोटे चुनाव के नतीजे में कई बड़े संदेश जरूर छुपे हैं, क्योंकि 4 राज्यों में उपचुनाव के रिजल्ट में आप, कांग्रेस, टीएमसी और बीजेपी चारों को करीब करीब बराबर की ही जीत मिली है। केरल के नीलांबर को छोड़कर अन्य 3 राज्यों में कोई भी पार्टी एक दूसरे से सीट नहीं छीन सकी। जिसका पहले विधायक था, उसी के प्रत्याशी जीते। उपचुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन शानदार रहा। आपने पंजाब की लुधियाना वेस्ट सीट अपने पास बचाए रखने में कामयाबी हासिल की, तो गुजरात में विसावदर सीट पर भी अपना कब्जा बनाए रखा। केरल में कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत मिली, तो वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी का दबदबा भी बरकरार रहा। बीजेपी को गुजरात की एक सीट पर जीत मिली, तो एक सीट पर हार का सामना करना पड़ा। लेकिन जिस तरह से नतीजे 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर आए हैं, वो कई मायनों में खास हैं। खास बात यह है कि जहां उपचुनाव हुए, उनमें पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल और तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं। इससे पहले हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने राहत की सांस ली। आपने पंजाब और गुजरात में पिछले चुनाव में जीती गई दोनों सीटों पर कब्जा बरकरार रखने में कामयाबी पाई। उपचुनाव से पहले लुधियाना वेस्ट विधानसभा सीट को विपक्ष ने आपके लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। हालांकि इस जीत के बाद अरविंद केजरीवाल के हौसले अब भी बुलंद हैं। केरल में कांग्रेस की जीत से प्रियंका गांधी की नाक भी बच गई है। ममता के गढ़ में भाजपा टीएमसी के लिए चुनौती नहीं बन पाई, लेकिन पंजाब के लुधियाना पश्चिम सीट के साथ ही गुजरात में जिस तरह से आप और यानी कि आम आदमी पार्टी ने अपना वर्चस्व कायम रखा, वो भाजपा के लिए जरूर सबक है। यदि कहा जाए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद यदि उपचुनाव में स्थिति बराबरी की है, तो सवाल मोदी और शाह के दबदबे पर खड़े होते हैं। ऐसे में बात आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी है। जिन राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं, वहां जनता का रुझान क्या होगा? अगले साल जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, भाजपा, मोदी या एनडीए के लिए इंडिया गठबंधन क्या चुनौती बनकर उभरेगा? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। जितने मार्जिन से हम लोग ये दोनों सीटें जीते थे 2022 में, आज उससे डबल मार्जिन से, लगभग डबल मार्जिन से ये दोनों सीटें हम लोग जीते हैं। ये एक बहुत बड़ा संकेत इस बात का है कि पंजाब में हमारी सरकार है। इसका मतलब पंजाब के अंदर लोग हमारी सरकार के काम से बहुत खुश हैं। पंजाब में उस टाइम 117 में से 92 सीट आई थी। कहा गया था कि एक आंधी थी आम आदमी पार्टी की। उस आंधी में जितने वोट से हम जीते थे, आज उससे डबल मार्जिन से जीते हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि ये सेमीफाइनल है 2027 का, तो हम सोच सकते हैं कि अगर ये सेमीफाइनल है 2027 का और 2022 आंधी थी, तो 2027 तो तूफान आने वाला है। हम सोच सकते हैं कि जनता आम आदमी पार्टी के काम से कितनी खुश है। और लुधियाना वेस्ट के इस चुनाव ने एक तरह से जनता के मूड को दर्शाया है। एक तरह से पंजाब की जनता ने मोहर लगाई है आम आदमी पार्टी के कामों पे। मैं जीत पे प्रजा की जीत बताता हूँ, मतदारों की जीत बताता हूँ। लीड 40,000 के आसपास मिली है और पार्टी ने मुझे 40 साल के बाद टिकट दिया मेरी जो, और प्रजा ने भी मेरे को 40,000 पे जिता दिया। देखो, 45,000 वोट आई थी भाजपा को जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा था। जो बिट्टू जी हैं, उनके मंत्री साहब, वो 14,500 वोट से आगे थे इस क्षेत्र में। आज उनको उतनी वोट ही नहीं पड़ी। आप देख लो 45,000 से जाके कितना गिरे, कितने परसेंटेज वोट का गिरावट भाजपा के अंदर आई है। तो मैं समझता हूं कि भाजपा की नैतिकता के आधार पर भी हार हो चुकी है। ये आज कॉरपोरेशन के चुनाव के बाद ये दूसरा संदेश, जब बाई इलेक्शन हुए, 4 बाई इलेक्शन और हुए थे। गिदड़मा में हुआ था, मनप्रीत बादल लड़े तो मात्र 10,000 वोट पड़े बीजेपी को। डेरा बाबा नानक में 5,000 के लगभग मात्र वोट पड़े बीजेपी को।
यहां पर भी बरनाला के अंदर भी किसी प्रकार का कोई मेरे को लगता वोट शेयर बीजेपी के पास नहीं था। और आज पंजाब के लोगों ने मोहर लगा दी है कि बीजेपी की एक्सेप्टेबिलिटी पंजाब के अंदर बिल्कुल। तो उपचुनाव के जो परिणाम आए हैं उससे कहीं ना कहीं कई सारे सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। इन सवालों के जवाब तलाशेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवाते हैं। बीजेपी प्रवक्ता शमसी आजाद हैं। आजाद साहब, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर HN उपाध्याय हैं हमारे साथ। उपाध्याय साहब, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और इसी के साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर राहुल आर्यन जी। राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और इस चर्चा की शुरुआत में राहुल जी, काफी कामयाबी मिली, 2 सीटों पर वर्चस्व कायम रखा। पंजाब की अगर बात करें, गुजरात सीट की अगर बात करें, तो ये काफी सराहनीय पहल रही। हालांकि बीजेपी ये जरूर कह रही थी कि अभी इस बार और जो आने वाले सांसदीय के चुनाव हैं, जो लोकसभा चुनाव हैं, उसमें एक बार फिर से बीजेपी की जो है सरकार बनने वाली है। लेकिन अभी जो उपचुनाव हुए हैं और आगामी अगले साल जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्पष्टीकरण जरूर हुआ है। गुजरात में भी आपको 1 सीट मिली, पंजाब में भी। क्या कहेंगे सर, कैसे ये जीत हासिल की? राहुल जी। नमस्कार जितेंद्र जी, आपके तमाम दर्शकों को बहुत सारा नमस्कार। देखिए, कल जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं, उसमें से उपचुनाव पूरे देश के लगभग हर कोनों में उपचुनाव हुआ। पंजाब में हुआ, गुजरात में हुआ, केरल में हुए, पश्चिम बंगाल में हुआ। तो लगभग पूरे देश का मिजाज इन उपचुनाव में की एक वानगी के रूप में आप इसको देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी 2 राज्यों में चुनाव लड़ रही थी, केरल और बंगाल में हमारा कोई कैंडिडेट नहीं था। इन 2 राज्यों, बाकी के 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, दोनों ही पार्टियों के कैंडिडेट थे इन 2 राज्यों के अलावा। यानी कि हम 2 राज्यों में चुनाव लड़ रहे थे, पंजाब में और गुजरात में। इन दोनों ही राज्यों में आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि आम आदमी पार्टी को जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई है। और ये कामयाबी इसलिए भी जबरदस्त है क्योंकि हम जब अपने पिछले चुनाव में, जो 2022 के हम चुनाव लड़े थे, जिसमें आम आदमी पार्टी पंजाब में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई थी, वहां भी हमें इतना वोट नहीं मिला था जितना हमें लुधियाना में कल के चुनाव में मिला। दूसरे गुजरात की हम बात करते हैं तो गुजरात का जो चुनाव है वो आप जानते हैं कि गुजरात में पूरी मशीनरी जो भारतीय जनता पार्टी की है वो चुनाव को किस तरीके से लड़ती है। वो कोई साम दाम दंड भेद चक्र कुचक्र नहीं छोड़ते हैं सामने वालों को चुनाव लड़ने के। लेकिन इस पूरी चुनावी चक्रव्यूह में आम आदमी पार्टी की गुजरात टीम में, आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय टीम ने और जो आम आदमी पार्टी की स्थानीय टीम थी, उन्होंने जिस तरीके से गुजरात के लोगों को यकीन दिलाया, यकीन इस बात के लिए दिलाया कि जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच का गठजोड़ है, ये पिछले 30 सालों से गुजरात में चला आ रहा है। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी ही अच्छा राहुल जी, कांग्रेस किस प्रकार। राहुल जी देखिए, केजरीवाल ये कह रहे हैं कि गुजरात की जो जनता है वो बदलाव चाहती है। अगर वाकई बदलाव चाहती है तो कड़ी सीट क्यों नहीं, विसावदर ही क्यों? दोनों सीट पर भी जीती जा सकती थी। हाँ, बिल्कुल सही आप बात कह रहे हैं कि गुजरात की जो अरविंद केजरीवाल जी ने जो बात कही कि गुजरात की जो जनता है वो बदलाव चाहती है। बदलाव इस रूप में चाहती है कि वो जो सीट हमने विसावदर की जो सीट है वो पिछले से भी अधिक मार्जिन से जीता है। और कब जीता है? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी खुलकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में थी। इसका मतलब ये है कि जनता बदलाव चाहती है। पार्टियों के बड़े बड़े नेता आपस में साठगांठ कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जनता के स्तर पर बदलाव की चाहत पैदा हो गई है। और बदलाव की इस चाहत का नेतृत्व अरविंद केजरीवाल गुजरात में कर रहे हैं, जिसका एक प्रमाण आपको कल विसावदर में गोपाल इटालिया के जीत के रूप में देखने को मिला है। तो ये जो गुजरात में पर्दे के पीछे से जो एक टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग की पॉलिटिक्स चल रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस हर प्रकार से सहयोग करती है, बदले में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पे कोई आंच नहीं आने देती है। इस पॉलिटिक्स को पब्लिक अब समझ रही है। और हम चुनाव में उनके बहुत बेसिक बातों को, मैं आपको कुछ डाटा आपके साथ शेयर करूंगा। 1606 स्कूल गुजरात के जो है वो सिर्फ एक टीचर से चल रहे हैं। 341 सरकारी विद्यालय एक कमरे से चल रहे हैं। ये गुजरात मॉडल है। इस गुजरात मॉडल को आम आदमी पार्टी एक्सपोज करना चाहती है और कुछ हद तक हम कल के चुनाव में सफल हुए हैं। ये चुनाव के परिणाम दूरगामी संकेत देंगे। ये संकेत देंगे कि आगे की भारतीय राष्ट्रीय राजनीति। अच्छा, जल्दी से एक और सवाल राहुल जी, जल्दी से एक और सवाल। संजीव जो हैं वो राज्यसभा सीट से इस्तीफा देंगे, जीत चुके हैं, तो क्या अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जा रहे हैं?
बहुत स्पष्ट उन्होंने कल ही कह दिया। देखिए पूरा जो लुधियाना का चुनाव था, ये ऑपोजिशन की जो नैरेटिव है वो किस प्रकार से लोग प्रोपेगेंडा पे काम करते हैं। मैं लुधियाना चुनाव को बड़े करीबी से देख रहा था, आखिर क्या मुद्दे उठाए जा रहे हैं लुधियाना के चुनाव में। भारत जिन तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग जिन मुद्दों को उठा रहे थे और जो मुद्दे आम आदमी पार्टी उठा रही थी, यही इनकी पॉलिटिक्स का बुनियादी फर्क है। इनका कहना था कि केजरीवाल को राज्यसभा जाने से रोकना था और केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का कहना था कि जो काम चल पड़े हैं उसको आगे बढ़ाना है। पब्लिक ने स्पष्ट बता दिया और कल केजरीवाल जी ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को स्पष्ट कर दिया, मैं नहीं जा रहा, पब्लिक अफेयर कमेटी ये तय करेगी कि कौन राज्यसभा। चलिए ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, शम्सी आजाद जी, उन्हें भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं, बहुत सारे सवाल उनसे करने हैं। आजाद साहब, क्या हो गया विधानसभा चुनाव के जो उपचुनाव हुए हैं, क्या हो गया? बहुत सारे दमखम की बातें कही जा रही थी, उपचुनाव से पहले बहुत सारी बातें कही जा रही थी, लेकिन न जादू पश्चिम बंगाल में चल पाया, गुजरात तक में नहीं चल पाया, पंजाब की तो छोड़िए। आजाद साहब जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, सुन पा रहे हैं सर, कहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अभी जो फोकस है वो पूरी तरीके से बिहार का जो चुनाव होने जा रहा है उस पर है। जो 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, तो क्या उपचुनाव मायने नहीं रखते? भारतीय जनता पार्टी नहीं, सुन तो लीजिए सर, बात तो कर लीजिए। ये तो भविष्य के संकेत है ना आजाद साहब, ये तो आप बेहतर समझते हैं। न लेते हुए पूरी गंभीरता से न लेते हुए बात मैं ये कहने जा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जनता है, जनता थोड़ा सा परिवर्तन चाहते हैं, तो उपचुनाव जो बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं भारतीय जनता पार्टी ने लिया, क्योंकि उनका जो अभी ध्यान इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में, उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में, बिहार में जो चुनाव होने जा रहा है उस पर, और उत्तर प्रदेश में 2027 का जो चुनाव होने जा रहा है उस पर पूरी तरीके से केंद्रित और लगातार उत्तर प्रदेश की बैठकें चल रही है। आपने देखा कि अभी अमित शाह का दौरा भी था, उसमें भी लगे हुए थे लोग। लेकिन आजाद साहब, संगठन जो है, आजाद साहब, आपकी पार्टी के बड़े नेता कहते हैं कि बीजेपी चुनावी पार्टी है, चुनाव के लिए हरदम तैयार रहती है, और ये जो उपचुनाव हुए 5 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, इसको लेकर भी बीजेपी पार्टी के तमाम बड़े नेता सीरियस रहे, और आप बोल रहे हैं कि गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। एक मिनट, पश्चिम बंगाल और उसको अगर छोड़ दिया जाए, क्या कहते हैं, पंजाब को, तो 2 जगह हमारी सरकार है नहीं, ठीक है। तो वहां पे हमको तो बहुत ज्यादा उम्मीद भी नहीं थी कि हम वहां पर कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर अभी एंटी कम्युनिटी जो मामला चल रहा है वहां पर अभी पूरी तरीके से, अभी जिस तरीके से अभी हमने दिल्ली चुनाव जीता है तो वो पूरी तरीके से हमारा उत्साह बढ़ा हुआ है। और पंजाब में जो, लेकिन गुजरात में क्या हो गया साहब? आप देखेंगे सर, गुजरात में क्या हो गया? सिर्फ 1 सीट विसावदर कैसे? वो पार्टी जीत ले रही है, आम आदमी पार्टी, जिसको आप बोलते हैं जुमा जुमा अभी आई है। अभी हमने दिल्ली में उसको हराया, क्या भूल गए क्या? आपको भी याद कराना पड़ेगा। मेरा बहुत अच्छे से याद है आजाद साहब, बहुत अच्छे से याद है, लेकिन यहाँ पर गुजरात, जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लगातार जुड़े रहते हैं वहां से, और वहां पर 1 सीट अगर आम आदमी पार्टी, जिस पार्टी को आप कहते हैं कि जुमा जुमा आई, वो जीत ले रही, तो सवाल तो उठेंगे। आजाद साहब, कोई सवाल की बात नहीं। हमने थोड़ा सा प्रत्याशी जो चुना था वो जनता के अनुकूल नहीं था, जनता ने उसका विरोध किया, और जिसको अब बाद में हमको खबर दी गई, बाद में हमको पता चला, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उससे सरकार बनना ना सरकार बिगड़ना है। पूरा ध्यान हमारा इस वक्त बिहार के चुनाव पर है, और बिहार के चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल है, पंजाब है, इन सारी जगहों पर हमारा पूरा ध्यान। और इस बार पंजाब से भी उसी तरीके से आम आदमी पार्टी को उखाड़ेंगे जिस तरीके से हमने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को उखाड़ा था। तो हमारी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। पूरी 2021 में पश्चिम बंगाल में कड़ी टक्कर आपने दी थी, करीब करीब 121 सीटें आपकी आई थी 294 सीटों में, और टीएमसी को कड़ी कड़ी टक्कर दी थी आपने। लेकिन इस बार उपचुनाव में क्या हो गया? अगर वहां पर बदलाव की स्थिति होती, ऑपरेशन सिंदूर का असर होता, मोदी मैजिक चलना होता, तो अभी उपचुनाव में स्पष्ट हो जाता। आजाद साहब, थोड़ा सा धैर्य रखिए और चुनाव की बात करिए। जब चुनाव पूर्ण रूप से होगा, पश्चिम बंगाल हो चाहे पंजाब हो, तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर बनेगी और वहां पर कमल खिलेगा, क्योंकि जनता ये चाहती है कि वहां पर परिवर्तन, और जनता का परिवर्तन जो है कोई रोक नहीं सकता। जनता पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल और पंजाब में चाहती है परिवर्तन हो, और हम भी उसी पे काम कर रहे हैं। उपचुनाव जो है तो क्या अभी ऑपरेशन सिंदूर का असर नहीं हुआ? नहीं, कहीं पर ऑपरेशन सिंदूर आप पूरे चुनाव को उठाकर देखेंगे, उपचुनाव पर कहीं पर भी मोदी जी, अमित शाह या हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ जी कहीं पर उन लोगों ने रैली करके ये सिंदूर की बात वहां पर नहीं कही लेकिन है। एक छाप वहां तो पर जो पड़ती है चुनाव हुआ ना, वो लोकल जनता मुद्दों के पर- जहन में एक बात तो पहुंचती है। ऑपरेशन सिंदूर का असर स्पष्ट होता है, ऑपरेशन सिंधु का असर होता है। ईरान से जिस तरीके से लोगों को बुलाया गया ऑपरेशन सिंधु के तहत, जितनी तमाम चीजें कही गई, उसका असर, उसकी छाप तो जनता में होती है, और जनता असर दिखाती उपचुनाव में, चुनाव में। आजाद साहब, सिंदूर और सिंधु में फर्क है। ईरान से जो हमने काम किया वो महत्वपूर्ण काम किया, क्योंकि वहां पर हमारे देश के नागरिक भर्ती हुए थे, उनको लाने का काम किया, और प्रधानमंत्री बधाई के पात्र हैं कि पूरे अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने उनकी प्रशंसा की, और बहुत बड़ा काम प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ईरान से, इस समय जब इजराइल और अमेरिका से ईरान का वाद चल रहा हो और अपने चलिए ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता का मैं रुख कर लेता हूं। डॉक्टर HN उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपाध्याय जी, आजाद साहब को आप सुन रहे थे। आजाद साहब कह रहे हैं कि ये जो उपचुनाव हुए हैं इनको सीरियसली नहीं लेना चाहिए, और बीजेपी पार्टी भी सीरियसली नहीं ले रही थी। हालांकि बहुत जितने भी बीजेपी के बड़े नेता हैं उपचुनाव में जुटे रहे वो, और बीजेपी खुद कहती है कि चुनावी पार्टी है। लेकिन आजाद साहब अभी कह रहे हैं कि ये जो विधानसभा के नतीजे आए इसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। आगामी चुनाव में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है, और अभी हाल ही में बीजेपी का फोकस बिहार के चुनाव में है, क्या कहेंगे सर? ऐसा है कि आजाद जी ने खुद ही कहा है कि जहां हम चुनाव हारे वहां हमारी सरकार नहीं थी, यानी इनको चुनाव जीतने के लिए वहां सरकार होनी चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर का हमने, हमारे प्रधानमंत्री नेताओं ने भाषण का उपयोग नहीं किया। अरे भैया, ये ऑपरेशन सिंदूर परसेप्शन है। जिस तरह से इन्होंने एक तीसरे देश स्तंभ के आगे सरेंडर किया है, उससे जनता इंतजार कर रही है कि आगामी जितने भी चुनाव होंगे इनको सबक सिखाएंगे। हमारे देश के मान स्वाभिमान, हमारी सेनाओं की वीरता के साथ इन्होंने मजाक किया है। दूसरी बात देखिए, जो आप 5 उपचुनाव की बात करते हैं, इसमें सभी उपचुनाव जो थे वो तो सब सीटें जो जीती थी वही जीती है। केरल की एकमात्र लुधियाना में क्या हो गया साहब? कांग्रेस पार्टी ने पंजाब उपाध्याय साहब, पंजाब कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, क्या हो गया? देखिए, हमारी बात सुनिए, पहले कह रहे हैं केरल में चुनाव, जो उपचुनाव था वो लेफ्ट पार्टियों के पास था, वो हमने उनसे छीना है, और सभी चारों जगह जिसकी सीट थी वही चुनाव जीता है। पंजाब में फोकस नहीं था क्या? है दूसरे, नहीं, फोकस था हमारा, ऐसी बात नहीं है। पंजाब में हम दूसरे स्थान पर रहे, और गुजरात में भी हम 60,000 वोट लगभग दूसरे स्थान पर पाए गढ़ी में। तो देखिए, चुनाव में उपाध्याय साहब, चुनाव में पहला और दूसरा नंबर नहीं होता, हार या जीत होती है। स्पष्ट तौर पर ये क्लियर है कि कांग्रेस पार्टी नहीं जीत पाई, कांग्रेस प्रत्याशी नहीं जीत पाए। जी, हमारी बात तो सुनिए। गुजरात में एक सीट पर हम रहे, लड़ाई दूसरे, एक आम आदमी पार्टी जीती जी, उनकी पुरानी सीट थी। जो आम आदमी पार्टी प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम आए, तो आम आदमी पार्टी को सीट थी पूरे गुजरात में, बीजेपी को कांग्रेस ही हराएगी। ठीक है, हमारे नेताओं ने अपनी गलतियां और चूक को स्वीकार किया है, इस्तीफे की भी पेशकश की है, जो कमियां रह गई है उसको दुरुस्त करते हुए हम जो अगला चुनाव आएगा विधानसभा का, उसमें हम आदरणीय राहुल गांधी जी के जो जितनी भी घोषणाएं की है, जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा से निकली है, ऑपरेशन सिंदूर से लेके जातिगत जनगणना की, और इन सब बातों को हम जनता तक पहुंचाएंगे। दलितों, पिछड़ों, गरीबों को जो अत्याचार हो रहा है उसकी बात भी हम पहुंचाएंगे। और ये आम आदमी पार्टी बीजेपी हमको कह रही है, आम आदमी पार्टी बीजेपी तो अन्ना हजारे गुरु इनके हैं, अब सोए हुए हैं, सालों से उनका पता नहीं चल रहा है काला धन कहाँ आ गया। उन्हीं के नेतृत्व में तो ये लोग कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध आंदोलन करके सत्ता में आए थे, जो कि एक भी जो है आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। लेकिन उपाध्याय साहब, अगले साल 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, तो ये जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं, अगर केरल, पश्चिम बंगाल, गुजरात और तमिलनाडु, तो यहां पर जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या ये इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए होने वाला है? जी, अब इस उपचुनाव से संकेत आप देख लीजिए, विपक्ष के पार्टियां ने 4 सीटें जीती है, एनडीए को केवल 1 सीट मिली है। इसी अनुपात से देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए क्या स्थिति होने वाली है। ठीक है, विधानसभा उपचुनाव हम लोग अलग होकर लड़े हैं, और उपचुनाव भी लड़े हैं, और कई जगह विधानसभा चुनाव भी उपचुनाव लड़ेंगे, अरे चुनाव भी लड़ेंगे अलग होकर, वो देखा जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा चुनावी मूड में रहती है, 24 घंटा पूरे हफ्ते चुनाव के मूड में रहती है। ये कह रहे हम तैयारी नहीं कर रहे थे, ये जो है हार को ये अपनी पचा नहीं पा रहे हैं। जो आपने कहा, ये संकेत मिला है कि अब भारतीय जनता पार्टी एनडीए के दिन पूरे होने वाले हैं। जो भी चुनाव होगा,
चाहे विधानसभा के चाहे लोकसभा के 29 में। ये जो है देश से इनका नामो निशान मिटने वाला है। अब विपक्षी पार्टियां सत्ता प्राप्त करेंगी, इंडिया गठबंधन के लोग सत्ता में आएंगे हर राज्यों में। ठीक है राहुल जी, जो कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या ठीक है अप्रत्यक्ष रूप से ठीक है उपाध्याय जी, आऊंगा, से समय जुड़ी थोड़ा हुई सा है। कम है मेरे पास। राहुल जी, गुजरात में उम्मीद है? जी देखिए, एक बात तो मैं कहना चाहूंगा, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता सीरियसनेस की बात कर रहे हैं। देखिए, ये जो उपचुनाव है ना, थोपे हुए उपचुनाव है। गुजरात में जो उपचुनाव हुआ वो थोपा गया उपचुनाव है। इसके पहले कांग्रेस के 5 विधायक, कुल 17 विधायक जीते थे, 5 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ तोड़ा। फिर वहां पे उपचुनाव हुए और पांचों के पांचों फिर भारतीय जनता पार्टी जीत गई। उसके बाद उनको लगा कि ये स्टैंड ठीक है, इसी पे आगे बढ़ते हैं। 2000 फिर से पिछले साल उन्होंने विसावादर के कैंडिडेट को अपनी पार्टी में शामिल कराया, यानी कि एक विधायक की चोरी की और गुजरात के ऊपर उपचुनाव थोपा गया है। तो सीरियसनेस की बात तो सिर्फ हार को इधर उधर टालने वाली बात है। आपने गुजरात के जनता के ऊपर उपचुनाव थोपा और आम आदमी पार्टी ने दिखा दिया कि आपकी चोरी नहीं चलेगी, हम वो सीट आपसे छीन के दुगने मार्जिन से वापस लेकर आए। तो अब जब 2026 में आगे चल के गुजरात चुनाव में जा रहा है, तो हम बहुत क्लियर हैं, बहुत स्पष्ट है और बहुत विजन के साथ है कि अगला चुनाव भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में होगा। और उस चुनाव में हम गुजरात मॉडल का पूरा जो प्रोपेगेंडा है वो क्लियर कर देंगे और लंबे समय से चली आ रही 60 गांठ की सरकार खत्म होगी, आम आदमी पार्टी की सरकार गुजरात में कायम। ठीक है आजाद साहब, पूरी बात सुनिए आपने राहुल जी की। संकेत अभी से मिल रहे हैं? नहीं, संकेत तो अभी दिल्ली के चुनाव में भी इनको पूरी तरीके से मिल रहे थे और इन्होंने पूरा दावा किया था कि हम दोबारा से दिल्ली में फिर से जीतेंगे, यानी तीसरी चौथी बार सरकार हमारी बनेगी। लेकिन इनका झूठ का जो पंख लेकिन था, इससे जो पहले दिल्ली में 2 बार इन्होंने, सरकार बना तो ली पेपर थी में- आजाद साहब, ये कड़ी चुनौती थी पिछली मैं बार वही के 2 बता चुनाव। रहा हूं, तुमको दीजिए, तुमको नहीं था। बना लिया था उन्होंने, जो कि वहां पर झूठ का जो भ्रम फैलाया था, जो जनता के बीच में नए नए वादे लेके आए थे, नई नई स्कीमें लेके आए थे। लेकिन हुआ ये कि भाई दीवारों में जो वॉलपेपर लगाए थे, जो स्कूल में वॉलपेपर लगाया था, जो यहाँ वहाँ की फोटो खिंचाकर स्कूल को मॉडल करने का काम कर रहे थे, जो मोहल्ला क्लिनिक में जो दवाओं का हेर फेर कर रहे थे, जो रेहड़ी पटरी वालों को जो है पैसा देने के लिए भ्रष्टाचार कर रहे थे, जिस तरीके से कूड़े का अंबार लगा रहे थे, सारी चीजें वहां पर देखने को मिली। और उसके बाद आपने देखा कि मैं दिल्ली अक्सर जाता हूँ और आप भी दिल्ली जाते आते रहते होंगे। आज तक दिल्ली की स्थिति ऐसी नहीं हुई कि एक भी बारिश होती है और पूरा पानी आसानी से निकल जाए। अब आप देखिएगा जिस तरीके से काम किया जा रहा है, जो वहाँ पर ड्रेनेज का काम इस वक्त चल रहा है हमारे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अंदर में अंतर्गत में, तो पूरी तरीके से सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि ये कूड़े का ढेर हटाया जाए। उसके बाद दूसरी प्राथमिकता ये है कि जो दिल्ली की सड़कें हैं उनको बनाया जाए इस तरीके से कि पानी का बहाव जो है वो पूरा जो है जमुना नदी में जाए और पानी जो है ठीक है, वो सड़कों पर कहीं सब बनने की अच्छी नहीं। बात है तो आजाद साहब, दिल्ली- लेकिन ये जरा ये एक बात स्पष्ट कीजिए, जो आगामी 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इन उपचुनाव से क्या संकेत मिल गया है? क्या ये स्पष्ट हो गया है ऑपरेशन सिंदूर का असर नहीं हुआ, मोदी मैजिक नहीं चला? कोई संकेत नहीं है, कोई संकेत कहीं नहीं है। आप देखेंगे कि दिल्ली में भी, आप देखेंगे कि पंजाब में जहाँ कहीं पर भी, पश्चिम बंगाल में जहाँ कहीं पर भी चुनाव होने, बिहार में चुनाव होने, सब जगह इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, क्योंकि लगातार जो परिवर्तन हो, जिस तरीके से मध्य प्रदेश जीते, जिस तरीके से हरियाणा लेकिन जीते, आजाद जिस साहब, तरीके से जो विधानसभा है चुनाव या उपचुनाव की तो छोड़िए, पंचायती चुनाव जो होते हैं उस तक को बीजेपी पार्टी सेलिब्रेट करती है। तो अभी जब हार गए तो हार भी पूरी एक्सेप्ट तरीके से कीजिए। करती है। आप कह रहे हैं सीरियस नहीं लेना चाहिए इन उपचुनाव को। हमने ये सब कहा कि हम हारे नहीं, लेकिन इसका असर जो आने वाले चुनाव पड़ना है उससे हम इनकार कर रहे हैं। तो कहना भाई तो हारे हैं भाई, उसको कैसे हम कह सकते हैं कि हमारा प्रत्याशी वहां पर जीता है? हारे हैं भाई, लेकिन इसका असर जो है आने वाले चुनाव पर नहीं पड़ रहा है। और आने वाले चुनाव जो है पूरी पारदर्शिता के साथ, क्योंकि सरकार जिस तरीके से चुनाव करा रही है, जो पहले होता था बूथ कैप्चरिंग होती थी, बैलेट बॉक्स लेके लोग भाग जाते थे, पानी डाल दिए जाते थे, ईवीएम मशीन पूरी हैक कर ली जाती थी, पूरे का पूरा बूथ जो है हाईजैक कर लिया जाता था, और जो है कम से कम जो है लेकिन सवाल अभी भी ईवीएम पर उठते हैं लग जाते थे। आजाद साहब, सवाल अभी भी ईवीएम पर उठते हैं। तो अभी जो चुनाव जीता है, क्या किसी पार्टी ने वहां पर आवाज उठाई कि ईवीएम खराब थी? ये कौन सी बात होती है दोहरी तरह वाली बात कि जब हम जीते तो तब अच्छा है और जब हम हारे तो ईवीएम पर आरोप लगाते? ये कौन सी बात है भाई? ठीक है, नहीं ये आप जो कह रहे हैं कि इस तरीके के काम होते थे, मत पेटी में पानी डाल दिया जाता था, तो मैं सवालों की बात कर रहा हूं कि सवाल तो ईवीएम पर भी उठते हैं, लेकिन फैसला हार जीत से ही स्पष्ट होता है। पहले नंबर दूसरे नंबर रैंक पर आने से कोई मतलब नहीं है, हार और जीत अभी तो स्पष्ट हो गया है। हालांकि आगामी स्थिति क्या होगी 4 राज्यों में जो विधानसभा होने वाले हैं, क्या ये अभी से संकेत मिल पा रहे हैं? ये
जनता तय करेगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ शम्स आजाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। उपाध्याय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम बात कर रहे थे उपचुनाव के परिणामों की। क्या ये परिणाम आगामी विधानसभा चुनाव के संकेत हैं, और अगर संकेत हैं तो ये संकेत किस तरफ इशारा करते हैं ये आप भी बेहतर समझते हैं। और जो संकेत अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं ये अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद स्पष्ट हो जाएंगे। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।